तो देखो हार्मोन्स क्या होते हैं, व्हाट इज हार्मोन। हार्मोन वे केमिकल, या ये कह सकते हैं कि हार्मोन एक संदेश वाहक के रूप में कार्य करते हैं। एक केमिकल है जो हमारे शरीर को निर्देश देता है। शरीर के अंदर कुछ ऐसे केमिकल हैं जो डायरेक्ट ब्लड में जाके शरीर के कोई भी अंग को काम करवाने के लिए प्रेरित करते हैं, है ना। कितना अच्छा केमिकल है ना, डायरेक्ट ब्लड में जाके काम करवाता है, हमारे ऑर्गन से काम करवाता है। सिर्फ छोटा सा केमिकल है जो काम करवा देता है, हमें कोई प्रेरित करता है काम करवाने के लिए। जब भी हम काम करते हैं ना, ऐसे ही हमारे शरीर के ऑर्गन्स को चलाने के लिए कुछ केमिकल कुछ निकलते हैं हमारे शरीर में, जिससे हमारे शरीर की प्रत्येक सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम ये सब वर्क करने लगते हैं। तो ये हार्मोन्स हैं जिनको हम हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। तो इसके लिए हमारे शरीर में अलग अलग ग्लैंड्स दी हुई हैं। कुछ एक्सोक्राइन ग्लैंड है बाहर वाली, कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसके बारे में आप सबने 10वीं क्लास तक पढ़ा होगा। जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सिर्फ ये कह सकते हैं कुछ केमिकल रिलीज करता है हमारा ब्रेन, जिससे हमारा शरीर चलता है, कंट्रोल होता है ना। तो देखो एक केमिकल रिलीज हो रहा है टारगेट सेल से, या कह सकते हैं कोई ग्लैंड से केमिकल रिलीज हो रहा है, डायरेक्ट ब्लड में जा रहा है। ब्लड में जाने के बाद में जो सेल है उसके ऊपर कुछ रिसेप्टर होते हैं जो उस केमिकल को एडॉप्ट करते हैं। और यदि ये रिसेप्टर नहीं हो तो वो केमिकल नहीं जाएगा अंदर, और वो केमिकल अंदर नहीं जाएगा तो सेल अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा। उसको क्या करना है, उसको कोई निर्णय नहीं मिलेगा कि मुझे सुबह उठ के, जैसे हम ये कह सकते हैं ना कि मुझे ये नहीं पता कि मुझे सुबह उठ के क्या करना है तो मैं सो ही रहूंगी। ऐसे ही ये केमिकल होते हैं जो रिसेप्टर पे जाके वर्क करवाते हैं, फंक्शन करवाते हैं पूरे सेल का। तो ऐसे बहुत सारे केमिकल है। लगभग लगभग हमारे शरीर में 230 हार्मोन होते हैं। हमारे शरीर में हड्डियां तो ओनली फॉर 206 ही हैं, पर हार्मोन्स हमारे शरीर में 230 हैं जो ये काम करवाते हैं, हमारे शरीर का पूरा मेंटेनेंस लेके चलते हैं। तो हमारे कंट्रोल कहाँ से होता है, हमारे ब्रेन से होता है। तो हमारे ब्रेन में हार्मोन्स होते हैं, इनके लिए ग्रंथियां बनाई हुई, हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, प्यूटिटरी ग्रंथि है, जो ये सारी चीजों को मैनेज करके रखती है। इन्हें हम ये कह सकते हैं कि हैप्पी केमिकल्स के नाम से भी हम इन्हें जान सकते हैं। जैसा अभी मैडम ने एक बताया था ना कि मैं पहले नेगेटिव नेगेटिव सोचती थी, जैसा हम सोचते हैं। पहले हमने डिटॉक्सिफिकेशन ब्रेन से ही शुरू करा था टॉपिक सर ने, तो कितना अच्छा टॉपिक था कि हमें ब्रेन से ही शुरुआत हुई, क्योंकि ये कंट्रोल ब्रेन से ही होता है। तो ब्रेन के अंदर कुछ हार्मोन्स दिए जो हमारी सारी बॉडी को मैनेज करके रखते हैं, हमारे पूरे बैलेंस को बना के रखते हैं। हम मोटे होंगे, पतले होंगे, हमारे शरीर के अंदर बीमारी होंगी या नहीं होंगी, इसका निर्णय हमारे ब्रेन में और हमारे सोचने के तरीके से होता है। जैसे कि डोपामीन हार्मोन, डोपामीन हार्मोन को हम कह सकते हैं खुशी वाला हार्मोन, है ना। जीवन में उमंग है तो हम कुछ करेंगे, जीवन में हमें कुछ करना है तो हम उसके लिए आगे बढ़ते चले जाते हैं। बॉडी को रिवार्ड्स देना बहुत जरूरी होता है। छोटी छोटी चीजें रहती हैं जिनसे खुशी बढ़ती चली जाती है। हमें अपने आप को एहसास दिलाना पड़ता है कि मैं इतना सा काम कर सकता हूँ तो मैं इतना बड़ा काम भी कर सकता हूँ। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ब्रेन में एक डोपामीन हार्मोन होता है, वो ये सारा काम मैनेज करके रखता है ना। एंजाइटी डिप्रेशन के बारे में सोचते हैं तो नेगेटिव नेगेटिव होते चले जाते हैं, और उससे रिलेटेड केमिकल ब्रेन के अंदर आने लगते हैं, और उसी से रिलेटेड पूरी बॉडी उस तरीके के इंटरनली फंक्शन करने लगती है। इसके अलावा दूसरा हार्मोन सेरोटोनिन हार्मोन। सेरोटोनिन हार्मोन को मूड स्टेबलाइजर भी कह सकते हैं, गुड फीलिंग करवाता है। गुड फीलिंग कब आती है, जब हमारे बारे में कोई अच्छा बोलता है, कोई नेगेटिव बोल देता है तो नेगेटिव फीलिंग आने लगती है। तो उससे रिलेटेड हमारा मूड को कंट्रोल करने के लिए सेरोटोनिन हार्मोन होता है। सेरोटोनिन हार्मोन यदि अच्छा रिलीज होता है ना, गुड फीलिंग होती है, मूड अच्छा रहता है, तो हमारे सारे सिस्टम नीचे के अच्छे से फंक्शन करते हैं। हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छा रहता है, हमारा मेमोरी अच्छा रहता है, और हमें अच्छा अच्छा फीलिंग आता है। इसके अलावा नीचे यदि हम जाते हैं तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को लव हार्मोन भी कहा जाता है, प्यार वाला हार्मोन। कभी कभी हम कितने भी सैड हों
मैं मेरा खुद का उदाहरण लूं, मैं नीचे पेशेंट में यदि डिस्टर्ब हो जाती हूँ, कोई मेरे बारे में बोल देता है कि आज आपने मतलब ये दवाई दी, इससे ये हो गया, ये हो गया, जबकि मुझे पता है कि इससे नहीं हो रहा है, फिर भी वो मुझे बोल रहा है, तो मेरा मूड अपसेट होता है। पर मैं जैसे ही बच्चों के पास आती हूँ तो वो चीजें भूल जाती हूँ, क्योंकि लव हार्मोन सिक्रीट हो गया है कि बच्चे मेरे हैं। मतलब कि हम कह सकते हैं कि ये हार्मोन्स होते हैं जो प्यार की भावना जागृत करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और एक हार्मोन और होता है एंडोक्रिन। ये वाला हार्मोन नेचुरल पेन किलर है, नेचुरल पेन किलर। यदि देखो लाफिंग एक्सरसाइज करवाई जाती है, क्यों करवाई जाती है? क्योंकि बॉडी में ये केमिकल रिलीज होता है हैप्पी वाला, जो कि दर्द को भुला देता है। ये हार्मोन मेरे लिए बहुत वर्क करता है इसने, क्योंकि मेरे ब्रेन में जब 2018 में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, इतना दर्द रहता था, पर जब मैं पेशेंट के पास जाती थी तो मैं अपना दर्द तो उसको बांट नहीं सकती, उसका दर्द मुझे ठीक करना होता, तो जबरदस्ती मुस्कुराना पड़ता, जबरदस्ती उसके सामने अच्छा दिखने का प्रयास करना पड़ता। तो अंदर से वैसा ही मुझे ऐसा लगता है कि ये पेशेंट आया, इसके सामने मैं मुस्कुराई तो मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा दर्द मेरा कम हुआ। ये हार्मोन नेचुरल पेन किलर का काम करता है। तो हमें ये हार्मोन्स को बढ़ाना चाहिए ना, मुस्कुराते रहना चाहिए, तो हमारे अच्छे अच्छे केमिकल रिलीज होते हैं। ये मेडिसिन है। एंडोक्रिन हार्मोन ऐसा हार्मोन है जो नेचुरल पेन किलर का काम करेगा। गोली भी काम नहीं करती, पर कोई हम हंसते हैं, हम अच्छे वातावरण में रहते हैं, तो ये हार्मोन अपने आप काम करने लगता है। स्लाइड में दूसरी स्लाइड है, इसको आप देखें, डोज। इसका डोज मिलते, सर पहले वाली स्लाइड, इसका डोज हमें मिलते रहना चाहिए। इसका डोज DOSE लिखा हुआ है ना, डी का मतलब डोपामिन हार्मोन, जो कि हमें खुशी लाएगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो कि हमें प्यार का एहसास दिलाएगा। सेरोटोनिन हार्मोन गुड मूड करवाएगा। और एंडोफ्रिन, ये हार्मोन हमें खुशी, पैन किलर का काम करेगा। तो ये वाले डोज यदि मिलता रहेगा ना, तो कभी भी डॉक्टर की कड़वी दवाइयों का डोज लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ये ना बैलेंस में काम करते हैं। बैलेंस में कैसे काम करते हैं? यदि एक हार्मोन कम ज्यादा हो जाता है ना, तो प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती है। कॉम्प्लिकेशन यहीं से ही शुरुआत होती है। एंजाइटी आती है, डिप्रेशन आता है, सीजोफ्रेनिया, मतलब कि अलग से इतने सारे प्रॉब्लम्स जो भी आती है ना, ये हार्मोन्स यहाँ से, जो ये केमिकल है उसकी वजह से ही आती है। तो सर पहले वाली वही स्लाइड चलने देना अभी। तो देखो हमें ये हार्मोन्स का, देखो बहुत सारे हार्मोन्स है, अभी जैसा मैंने बताया था ना, बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं हमारे ब्रेन से। तो ब्रेन से, हमारे हाइपोथैलेमस से, ये ग्लैंड बताई हुई है कि हमारे शरीर में ऐसे कुछ ग्लैंड हैं जो ये हार्मोन्स को निकालती भी हैं और वर्क करवाती हैं, पर कंट्रोल हमारे ब्रेन से होता है। जैसे ग्लैंड, इनसे कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि इंडिकेट करते हैं, दूसरे हार्मोन्स को प्रेरित करते हैं। जैसे आते हैं तो हमारा थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्रंथि थायराइड हार्मोन रिलीज करेगा। वो थायराइड हार्मोन रिलीज करेगा तो पूरी बॉडी में उस तरीके का फंक्शन होगा, उसके बारे में और मैं बताती हूँ। एक नीचे यदि हम जाते हैं तो थाइमस ग्रंथि आती है, और नीचे यदि हम एब्डोमेन में जाते हैं तो हमारा एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड में पैंक्रियास ग्रंथि आती है, हमारा लीवर आता है, हमारे स्टमक से बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हमारे किडनी से बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हमारे यूट्रस, फीमेल्स में यूट्रस होता है तो ओवरी से बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन लाइक। और टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। ये केमिकल हैं जो हमारे शरीर को बैलेंस बना के रखते हैं, हमारे शरीर का फिजिकल, मेंटल और सोशल सारी हेल्थ का निर्णायक ये हार्मोन्स है ना। सर नेक्स्ट वाली स्लाइड। तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताने का प्रयास करूंगी, डिटेल में हम और आगे आगे जानते जाएंगे, एकदम से ये सारी चीजें नहीं होती हैं। ये मैं बता चुकी हूँ कि ये हार्मोन्स हमारे ब्रेन से और स्टमक से जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, इनका आपको स्टडी करना है तो कर सकते हैं। सर नेक्स्ट। ये हमारे लोअर एब्डोमेन के हार्मोन्स हैं, ये मतलब कि हमारे पेट से रिलेटेड जो भी हार्मोन्स है। देखो यहाँ पर हमारा ऊपर देखें तो प्यूटिटरी हाइपोथैलेमस, यदि हम नीचे जाते हैं तो गर्दन में हमारा थायराइड और
चेस्ट में मेल में थाइमस ग्रंथि होती है जो कि मेल जैसा स्ट्रक्चर बनाती है, फीमेल्स में वो नहीं होता। उसके नीचे यदि हम जाते हैं तो हमारा लीवर एक्सोक्राइन ग्लैंड के रूप में काम करता है। सबसे बड़ी लार्जेस्ट ग्लैंड होती है ये, बहुत सारा निर्णायक ये करती है। इसके अलावा हमारा पैंक्रियास ग्रंथि, और हम जानेंगे सर नेक्स्ट। देखो थोड़ा थोड़ा सा मैं और बताने का प्रयास करती हूँ, जैसे कि हमारा ये थायराइड ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि बेसिकली हमारे नेक में सिचुएटेड होती है, तितली के आकार की संरचना होती है। ये 3 हार्मोन रिलीज करती है, T3, T4, TSH और कैल्सिटोनिन। ये हार्मोन्स का बैलेंस हमारे ब्रेन से होता है। प्यूटिटरी ग्रंथि से एक केमिकल रिलीज होता है कि भैया आपके ये हार्मोन्स की जरूरत है शरीर को। ये क्या काम करता है, ये कल जो बताया था ना बेसल मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिज्म, इनके बारे में हम धीरे धीरे सीखेंगे, एकदम से नहीं सीख सकते हैं। कल बताया था मेटाबॉलिज्म के बारे में, तो मेटाबॉलिज्म ये मेंटेन करता है। यही है जो हमारे मेटाबॉलिज्म को नॉर्मल रखने में, बढ़ाने में, घटाने में हेल्प करती है। देखो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है ना, तो हम मोटे हो जाते हैं। हाइपो मतलब कि ये ग्रंथि से ये TSH एक हार्मोन होता है, ये रिलीज होना कम हो जाता है ना, तो हम मोटे हो जाते हैं। और हाइपरथायरॉयडिज्म होता है ना, जब दुबले हो जाते हैं, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म ज्यादा काम करने लगता है। और जब हमारा मेटाबॉलिज्म कम काम करता है तो हम हमारा फैट बॉडी के अंदर, विसरल फैट कह सकते हैं, वो विसरल फैट की लेयर बॉडी के अंदर ज्यादा चढ़ने लगती है। तो ये इतने इम्पोर्टेंस हार्मोन है जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करके रखता है। अंदर से हमारा हार्ट किस तरीके से, मतलब हार्ट रेट को मेंटेन करके रखता है, हमारे कैल्शियम लेवल को मेंटेन करके रखता है, हमारे शरीर को कितना प्रोटीन चाहिए, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास बैंक बैलेंस तो है पर खर्चा हमें किस तरीके का करना है, वो ये हमारा थायराइड ग्रंथि के जैसा ही है कि खर्चा हमें, जितना हम खर्च करेंगे उतना रिटर्न प्रॉफिट आएगा, बट सही तरीके से खर्च होना चाहिए। तो यही काम हमारा थायराइड ग्रंथि का होता है, जो कि हमें इसको मैनेज करके रखना चाहिए। देखो इसमें ये थोड़े से फंक्शन और बताए हैं कि ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। थायराइड हमारा ऐसा हार्मोन है, तीनों चीजों को मेंटेन करता है, हमारे तीनों हेल्थ पे इफेक्ट डालता है, मेंटल, सोशल, फिजिकल। हमारे ग्रोथ कितनी रहेगी, बच्चों का डेवलपमेंट कैसे होगा, कितना बड़ा दिखेगा, कैसा दिखेगा, उसका बिहेवियर कैसा होगा, ये सारे यही केमिकल का ही काम है। यही निर्देश करता है सेल्स को जाके, और उनको ये सारा काम करवाने का काम करता है। सर नेक्स्ट वाली स्लाइड। तो देखो ये इतना महत्वपूर्ण हार्मोन है कि हम इसके बारे में और डिटेल में पूरा टॉपिक लेंगे तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा कि हम हमारी थायराइड ग्रंथि की टेक केयरिंग कैसे कर सकते हैं, और खराब तो होता है कैसे, और मैं बताऊंगी डिटेल में। देखो डायबिटीज, ये वाला हार्मोन्स भी हमारे शरीर के लिए, डायबिटीज क्यों होती है, डायबिटीज का मतलब ये होता है कि शक्कर की बीमारी, मेलाइटिस का मतलब कि ये ग्रुप ऑफ द बीमारी है। डायबिटीज मेलाइटिस का मतलब बहुत सारी बीमारियां साथ में आने वाली हैं। यदि किसी को डायबिटीज है, सुनते से ही डर जाता है, डायबिटीज का डर इतना बढ़ गया है कि लोग मीठा खाना तो छोड़ ही दिया है, बल्कि मीठा बोलना भी छोड़ दिया। ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये डायलॉग, क्योंकि देखो मेरे पास जब पेशेंट आते हैं ना, वो बोलते हैं मैं तो मीठा कुछ खाता ही नहीं हूँ, मुझे मैं बोलती हूँ मीठा नहीं खाना है, आप अपना ध्यान रखिए। तो वो बोलते हैं मैं तो मीठा कुछ खाता ही नहीं हूँ। इतने भोले हुए हैं कि उनको यही नहीं पता होता है कि मीठा, मैं तो सिर्फ चाय पीती हूँ, चाय में कितनी शक्कर जा रही है। मैं तो सिर्फ चाय के साथ में स्नैक्स के रूप में बिस्किट खाती हूँ, या मैदे के बनी हुई वो चीजें खाती हूँ। तो आप सोचिए कि उसमें भी तो उसका नेचुरल शुगर है। यदि आप मैदा खा रहे हैं तो उसमें भी तो उसका नेचुरल शुगर है। यदि आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो उसमें भी तो कुछ चीजें केमिकल रूप में हमारे शरीर के अंदर जा रही है। तो यहाँ हम एक दिन में तो नहीं समझ सकते ना कि कौन सा हमारा सिंपल फूड है, कौन सा हमारा कॉम्प्लेक्स फूड है। इसके लिए हमें रेगुलर बेस पे आना पड़ेगा, रेगुलर बेस पे सारी चीजें सीखना पड़ेगी। अब मैं तो जानती हूँ, बाकी आप सब लोग नहीं जान पाएंगे कि कॉम्प्लेक्स फूड में कौन कौन सी चीजें आती हैं। हमारे शरीर के लिए कितना फाइबर चाहिए, हमारे शरीर के लिए कम से कम 20-30 ग्राम फाइबर पर डे चाहिए, ताकि हमारे ऑर्गन्स अच्छे से काम कर सके। ये एक पैंक्रियाज ग्रंथि का रोल होता है। पैंक्रियास ग्रंथि हमारे एब्डोमेन में पाई जाती है। वो स्ट्रक्चर में आपने देखा था ना कि एक पैंक्रियास ग्रंथि है, पत्ती के आकार की ग्रंथि है, जिससे इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है, और इंसुलिन हार्मोन हमारे शक्कर को बैलेंस करके रखता है। हमारी बॉडी के अंदर कितना ग्लूकोज चाहिए, हमारे सेल्स को कितना ऊर्जा चाहिए,
ताकि हमारा सेल्स अच्छे से फंक्शन कर सके। तो हेल्दी जो है ना, हेल्दी पैंक्रियास हेल्दी इंसुलिन निकालेगा, और हेल्दी इंसुलिन हार्मोन वो जाके सेल पे, टारगेट सेल पे, उस पे रिसेप्टर है, कुछ केमिकल आया है उसको रिसीव करेंगे, और रिसीव करने के बाद उसका फंक्शन कर देंगे, ऊर्जा उसको मिल जाएगी, तो उसका काम संभव हो जाएगा। पर यदि वो टाइप 1 और टाइप 2 में क्या होता है कि यदि वो पैंक्रियास ग्रंथि खराब हो गई, वो ठीक से फंक्शन नहीं कर रही, तो इंसुलिन नहीं निकल रहा। अब इंसुलिन नहीं निकल रहा तो सेल के पास, बेचारे के पास रिसेप्टर है, बट ऊर्जा आएगी कैसे, ग्लूकोज इंटर अंदर करेगा कैसे? ये टाइप 1 डायबिटीज में आता है। और टाइप 2 में क्या होता है कि उसके रिसेप्टर ही खत्म हो गए, खा खा के हमारी लाइफ स्टाइल इतनी खराब हो गई कि उसके रिसेप्टर ही खत्म हो गए। अब एक साथ इतना सारा सिंपल फूड कह सकते हैं कि इतना सारा ग्लूकोज हम खाते चले जाते हैं, एकदम से हमारे सेल्स, हमारे ऑर्गन्स खराब नहीं होते, धीरे करके उनके रिसेप्टर खराब होते हैं। हमारा शरीर धीरे, एकदम से ये बीमारियां दिखती नहीं हार्मोन्स की, एक दिन में भी नहीं होता है कोई को भी थायराइड या शुगर। धीरे धीरे करके जब ये अंदर चलते चले जाता है, चलते चला जाता है, तब डिस्टरबेंस आता है, तब हमारा डिस्टरबेंस आता है, और ये परिणाम निकल के आता है कि आपको डायबिटीज हो गया। डायबिटीज अपने आप में ग्रुप ऑफ द बीमारी है, अभी मैंने बताया ना, इतनी सारी बीमारियों को लेके आता है कि नाम से डरते हैं कि डायबिटीज है तो क्या होने वाला है। इतने कॉम्प्लिकेशन आते हैं इसके, देखो ना कि यदि शक्कर बढ़ी हुई है तो पैर काटने तक की नौबत आ जाती है, और साइलेंट अटैक आ जाता है। साइलेंट अटैक का नाम सुना है ना कि ठंड में कितने सारे साइलेंट अटैक आते हैं। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स एक डायबिटीज से हो सकती है। एक ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर नॉर्मली ब्लड प्रेशर 120/80 होना चाहिए, बट हाइपर हो गया। क्यों हाइपर हो गया? ब्लड प्रेशर का मतलब ये है कि जो नलियां हैं खून की, जो हार्ट से लेके जा रही हैं ब्लड को, उन नलियों के अंदर प्रेशर बढ़ गया। वो प्रेशर बढ़ा क्यों? उसका कारण समझे, कारण क्यों बढ़ा? क्योंकि उन नलियों के अंदर कुछ कोलेस्ट्रॉल जैसा, या कह सकते हैं कुछ वसा टाइप की चीजें उस नली के अंदर आ गई। पर हार्ट को प्रेशर करके, ज्यादा प्रेशर करके ऑर्गन्स तक सप्लाई करना है, जो निर्देश आए हैं उनसे ऑर्गन से काम करवाना है, पर वो नलियां सिकुड़ रही हैं, नलियां सिकुड़ने लग गई। अब डॉक्टर दवाई किस चीज की देते हैं? या तो वो नली को चौड़ा करने की दवाइयां आती हैं, या जो फ्लो है, कंसिस्टेंसी, जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी से पतला करने की दवाइयां आती हैं, ताकि ऑर्गन्स तक ब्लड आसानी से पहुंच सके। हार्ट को ज्यादा प्रेशर करवाया जाता है, रेगुलर बेस पे केमिकल्स दिए जाते हैं, जो अदर दूसरी चीजों में डिस्टरबेंस लाते हैं। इसके कारण क्या होता है, दूसरे हार्मोन्स हमारे शरीर के डिस्टर्ब होने लगते हैं पर डे मेडिसिन लेने से। इसका कारण समझें, इसका कारण हमारा लाइफ स्टाइल खराब होना है। यदि हमारी लाइफ स्टाइल खराब है, पर ब्लड प्रेशर का रूप लेके आएगी। ब्लड प्रेशर या तो बढ़ने लगेगा या कम होने लगेगा। कम कब होगा? चौड़ी हो जाएगी नलियां, या तो, या केमिकल हमारी बॉडी से, ब्रेन में स्ट्रेस की वजह से, नेगेटिव नेगेटिव थिंकिंग की वजह से एक दिन में ये परिणाम नहीं निकलता। पहले लीवर हेल्थ खराब होगी, लीवर खराब होने लगेगा, लीवर गलत कोलेस्ट्रॉल बनाने लगेगा, फिर हमारी किडनी में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, वो टॉक्सिन को बाहर नहीं निकाल पा रही, इसकी वजह से ये परिणाम हो सकता है। या हो सकता है हमारे ब्रेन से संबंधित, हमारी नींद प्रॉपर नहीं, हमारी बॉडी से टॉक्सिन में प्रॉब्लम आ रही है, इसका परिणाम निकलता है ब्लड प्रेशर। शॉक हो सकता है, आंखों से दिखना कम हो जाता है, और अटैक आ जाता है, हार्ट हेल्थ खराब हो जाती है, लीवर हेल्थ खराब हो जाती है। देखो लीवर का कितना सारा फंक्शन होता है, ये इतनी लार्जेस्ट ग्लैंड है कि इतना सब कुछ मैनेज करने का काम लीवर का है। लीवर लीवर सब चीजें बनाता है, जो भी हम खाते हैं, अच्छा खाते हैं ना तो अच्छी चीजें निकलेंगी, और यदि हम गलत गलत खाएंगे तो गलत गलत चीजें निकलेंगी। देखो कभी कभी तो लीवर है ना, लीवर भी एक दिन में खराब नहीं होता, लीवर भी पर डे हम रेगुलर बेस पे खाते चले जाते हैं ना, तो लीवर फैटी लीवर होता है, सिरोसिस ऑफ लीवर बनने लगता है। लीवर का इतना फंक्शन है, कुछ तो ये चीजें स्टोर करके रखता है, जैसे विटामिन डी के कुछ स्टोरेज करके रखता है, ग्लूकोज अपने पास ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट करके रख लेता है। क्या पता ये आगे कुछ खाएगा, कि मैं तो कुछ खाती ही नहीं हूँ फिर भी मेरा वेट है ना कम ही नहीं होता। कुछ नहीं खाने वाले का भी वेट बढ़ता है ना? क्यों बढ़ता है? क्योंकि हमारा जो लीवर है ना,
वो स्टोर करके रखता है सारी चीजों को। अभी जैसे हमने कोरोना में सब्जियों को भी स्टोर करके रखा, फलों को भी स्टोर करके रखा, वैसे ही हमारी बॉडी के सिस्टम को चलाने के लिए लीवर क्या करता है, कुछ चीजें स्टोर करके रखता है कि ये पता नहीं फिर ये देगा या नहीं देगा। बट यदि हम बराबर बराबर पर्याप्त मात्रा में पर डे सही डोज में यदि हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन देते रहेंगे, तो लीवर को पता है कि ये तो बराबर बराबर हमारी बॉडी को देते रहता है, तो स्टोर ज्यादा नहीं करके रखता है, इसलिए फैट ज्यादा स्टोर नहीं होता है हमारी बॉडी में। तो रेगुलर सही मात्रा में हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हमारा ऑर्गन्स अंदर से मैनेज करना होता है, उनको अंदर से शरीर को पूरा दिन भर चला के रखना होता है। प्रॉपर मात्रा में सारी चीजें जाना बहुत जाता है। अमोनिया में कन्वर्ट करके किडनी से टॉक्सिन को बाहर निकालता है। हम गलत गलत मेडिसिन, गलत गलत चीजें भी खा लेते हैं, तो हमारा लीवर कभी भी आगे हमारे चीजों में ट्रांसफर नहीं करता, अन्य ऑर्गन्स में वो ट्रांसफर नहीं करता, हमारे ब्रेन के पास नहीं जाने देता है और उसको बाहर निकालने का काम कर देता है। बहुत सारे फंक्शन है और हम आगे कभी जानेंगे सर, नेक्स्ट वाली स्लाइड। तो देखो, ये हार्मोन्स की सीरीज चल रही है जो हमारे वेट को, तो सही है कि वेट कम ज्यादा रहेगा, नेक्स्ट कर ले। वेट को तो करेगा ही करेगा, साथ में हमारी बीमारियां भी दूर करेगा। जैसे ये अब देखो, फीमेल्स में आजकल ये प्रॉब्लम बहुत आ रही, पीसीओएस। पीसीओएस की प्रॉब्लम क्या है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो गया फीमेल के साथ। आया क्यों? ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डायग्राम है फीमेल का। आया क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल ठीक नहीं। आप देखिए कि पहले जब हम जब 13-14 साल के थे, तो ये मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे, इतना स्ट्रेस नहीं आया था, नींद प्रॉपर नहीं हो रही थी। नींद अब प्रॉपर नहीं हो रही। पहले हम बराबर सोते थे, बराबर खाते थे, भोजन में पोषक तत्व प्रॉपर हुआ करते थे। हमारे जो मम्मी दादी हैं वो उनको कभी डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता था, बीमारियां ही नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि वो अच्छा खाना खाते थे, प्रॉपर एक्सरसाइज उनकी होती थी, वर्क उनका हार्ड था, प्रॉपर नींद उनकी प्रॉपर होती थी, तो इसलिए उनको बीमारियां नहीं होती। आज का युग फास्ट युग है, 21वीं सदी के हैं, तो देखो ये बीमारी आने के पीछे यही हुआ है कि पोषक तत्वों की कमी हो गई भोजन में, स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ गया। आजकल लड़कियों में, बच्चों में स्ट्रेस 13-14 साल की उम्र से ही स्ट्रेस इतना ज्यादा बढ़ गया, जिसके कारण ये हार्मोनल डिसऑर्डर वहां से शुरू हो गए, और एक डिसऑर्डर आता है तो दूसरा साथ लेके आता है। जैसे अभी ये देखो, ये पीसीओएस की प्रॉब्लम में क्या होता है कि जो यूट्रस है, यूट्रस की दोनों साइडों में ओवरी रहती है, ओवरी में एक एग एक मंथ में रिलीज होना चाहिए, बट एक एग की जगह छोटे छोटे मल्टीपल एग बन जाते हैं। मल्टीपल एग प्रॉपरली यूट्रस में आ ही नहीं पाते, ट्यूब के माध्यम से यूट्रस में आ ही नहीं पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, पीरियड नहीं आता है। यंग गर्ल्स में पीरियड नहीं आता, फीमेल्स का पीरियड नहीं आता। ये कभी भी किसी भी, मतलब 45 साल तक की उम्र तक ये किसी को भी प्रॉब्लम हो सकती है, और इसकी वजह से इतनी सारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं। पीरियड नहीं आता ना, बैली फैट बढ़ जाता है। गर्ल्स का बैली फैट बढ़ा हुआ है ना, तो मैं बोल देती हूँ इसको पीसीओएस है, आप जांच करवा लो, मालूम पड़ जाएगा। पर मैं यदि ये बताती हूँ ना कि आप अपनी लाइफ स्टाइल पे वर्क करो, अच्छा न्यूट्रिशन लो, एक्सरसाइज करो, वाटर पियो, पर वो नहीं करते। वो बोलते हैं दवाई लिख दो आप। और दवाई क्या आती है? एक्स्ट्रा हार्मोन। एक्स्ट्रा हार्मोन देके इससे फंक्शन कर, ये दवाइयां इतनी नुकसान करती हैं। अभी मान लो, अभी इसमें जो दवाइयां दी जाती हैं पीसीओएस की कंडीशन में, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के इतने हार्मफुल इफेक्ट होते हैं कि वो आपका ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट डालेंगे, आपके माइंड पे इफेक्ट डालेंगी, और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन लेके इस पे वर्क करवाया जाएगा। एक्स्ट्रा वर्क नहीं करवाना है, हम जहां से सही हो सकते हैं वहां से सही हो सकते हैं। ये वाली स्लाइड में भी यही बताया, अभी जो मैंने अभी डिस्कस कर दिया आप लोगों को, कि ये यूट्रस है, यूट्रस के साइड में, दोनों साइड में ओवरीज रहती है, ओवरी में सिस्ट बनना शुरू हो जाती है, मल्टीपल एग बनना शुरू हो जाते हैं, जिन्हें हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कह सकते हैं। और अच्छा, ये चीजें ना एक दूसरे से जुड़ी हुई भी रहती हैं, के लिए कह सकते हैं ये भी एक सेल है, और सेल को ग्लूकोज चाहिए। ग्लूकोज यदि प्रॉपरली वो कंज्यूम नहीं कर रहा है, या तो उसके रिसेप्टर नहीं है, या प्रॉपर उसको ग्लूकोज, इंसुलिन, हार्मोन यदि नहीं, ये हार्मोन्स ना एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, प्रॉपरली हार्मोन्स यदि रिलीज नहीं है तो ये फंक्शन नहीं हो पाता। अभी जैसे ओवरी से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का बहुत विशेष रोल होता है,
जब पीरियड आता है ना, तो उसके 15 दिन तक एस्ट्रोजन हार्मोन चलता है और 15 दिन के बाद में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का वर्क होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन्स यदि अच्छे से निकला है तो प्रोजेस्टेरोन भी वर्क करेगा, और ये हार्मोन्स यदि अच्छे हैं तो हमारा थायराइड भी अच्छा होगा। इसीलिए थायराइड की जांच आजकल कॉमन हो गई। डॉक्टर के पास जाते हैं ना, सबसे पहले वो यही बोलेगा, थायराइड है या नहीं बताइए, शुगर है या नहीं बताइए। ये इतनी कॉमनली चीजें हो गई क्योंकि हमें इनसे बचना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। वजन घटाने कौन से जिम्मेदार? यही हार्मोन्स हैं जो हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल है वेट को मैनेज करने के लिए। यदि हमने इनको अच्छा कर लिया ना, तो बहुत सारी चीजें अपने आप ही अच्छी हो जाएंगी। बहुत सारी चीजें अपने आप कैसे अच्छी हो जाएंगी, बहुत सारी बीमारियों से हम दूर बच पाएंगे यदि हमने हमारी लाइफ स्टाइल पे वर्क सही से कर लिया है। क्योंकि मैनेज करने के लिए यही होता है। और देखो, पर डे हम ये स्लाइड सर शेयर कर रहे हैं ना, ये बहुत अच्छा है कि हमें मौका मिल रहा है हम हमारे शरीर पे वर्क करके और अपने जीवन से बहुत सारी बीमारियों को और खुशियों को, कह सकते हैं ना, यही स्वर्ग है, यही नर्क है, और सबसे पहला सुख निरोगी काया है, उसको आप अचीव कर पाएंगे। हेल्दी कम्युनिटी में आपका स्वागत है। आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि आज हमने हमारे हार्मोन्स के बारे में जाना है। और देखो, ये 5 पिलर पे यदि वर्क किया जाए ना, तो बहुत सारी बीमारियां अपने आप ही सॉर्ट आउट हो जाएगी, है ना। तो 5 पिलर कौन कौन से हैं? रोज ही हम जानते हैं कि वाटर का इनटेक टाइम से प्रॉपर करना है, टाइम का वो विशेष ध्यान रखना है। यहाँ सिखाया जा रहा है कि आपको 1 घंटे में 1 गिलास पानी पीना है। प्रॉपर स्लीपिंग टाइम, नींद यदि प्रॉपर नहीं होगी तो हमारे हार्मोन्स अच्छे नहीं रहने वाले, हमारे ब्रेन से डिस्टरबेंस शुरू होता है। अभी मैंने जैसा बताया था, स्लीपिंग साइकिल सही रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ताकि हमारा शरीर रीजनरेट हो सके, टॉक्सिन बॉडी से बाहर निकल सके। टॉक्सिन यदि बॉडी से बाहर निकलेंगे तभी तो हम हैप्पी रह पाएंगे। जॉइंट का मूवमेंट, एक्सरसाइज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जॉइंट का मूवमेंट हो रहा है ना, तो अंदर से ऑर्गन्स का भी मूवमेंट हो रहा है, और ऑर्गन्स का मूवमेंट हो रहा है तो उससे जो केमिकल है, उससे जो नर्वस सिस्टम जुड़ा हुआ है वो ब्रेन तक प्रॉपरली जाएगा, और ब्रेन उसमें अपने आप ही उसकी संरचना को सही से डेवलप कर पाएगा। इसके लिए क्या जरूरी है? बैलेंस न्यूट्रिशन। बैलेंस न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि प्रॉपर पोषक तत्व चाहिए जो भोजन में अब नहीं रहे। इसके लिए हम एक्स्ट्रा खा रहे हैं ना। अभी हमने मॉर्निंग में आपको शेक पिलाया, मल्टीविटामिन का बोलते हैं, ओमेगा 3, जो हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये अब प्रॉपर पोषक तत्व भोजन में नहीं रहे तो हम एक्स्ट्रा ले लें ताकि हमारे बॉडी के अंदर से फंक्शन अच्छी हो, हमारी जॉइंट हेल्थ अच्छी हो, हमारे अंदर से सारे ऑर्गन्स अच्छे से फंक्शन कर पाए। अच्छा, इसके लिए अच्छा इन्वायरमेंट, अभी जैसे मैंने बताया, डोपामिन डोज 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 मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन्वायरमेंट हेल्दी होगा तो हमारे हार्मोन्स अपने आप ही अच्छे से फंक्शन कर पाएंगे, और इसका रिजल्ट इंडिविजुअल आता है। इंडिविजुअल का मतलब ये है कि अंदर से मेटाबॉलिज्म किसी का एक जैसा नहीं होता, वैसे ही हार्मोन्स एक जैसे नहीं होते। उनको भी ठीक करने के लिए ये सारी चीजें हमें करना पड़ेंगी। जो हमने मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के लिए सीखी थी ना, वही हमारे हार्मोन्स पे भी काम करती, वही हमारे हार्मोन्स को भी वही ठीक रखेगी। हमारी लाइफ स्टाइल में, मतलब हमारा खाने पीने का यदि तरीका सही है तो सारी चीजें अपने आप ठीक होंगी। और वो लास्ट में लिखा हुआ था ना कि ये यहाँ पे कोई जांच तो हो नहीं रही, हार्मोन्स की हम अलग अलग जांच तो नहीं करवा सकते ना, कि ब्रेन में डोपामिन डोपामिन की कोई जांच नहीं होती, डोपामिन रिलीज हो रहा है या नहीं हो रहा। सेरोटोनिन की कोई जांच नहीं होती, कुछ हार्मोन्स की जांचें हो जाती हैं, जैसे कि थायराइड हार्मोन है उसका हम टेस्ट करवा सकते हैं, शक्कर की हम जांच करवा सकते हैं। रेनिन एक हार्मोन होता है जो किडनी रिलीज करती है जिससे ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है, उसकी भी कोई जांच नहीं होती। बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए हम जांच अवेलेबल ही नहीं है, बट हमारे शरीर में फंक्शन तो करना है ना। हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है वो हमने सब देख ली कि हमें सिर्फ 5 चीजों पे ही वर्क करना है। ज्यादा कठिन नहीं है, यदि हम 5 चीजों पे पर डे वर्क करेंगे ना, तो अपने आप पे वर्क कर रहे हैं, अपनी फैमिली भी अच्छी हो रही है, मेडिसिन फ्री हो रही है, और हम पूरे भारत को सहयोग कर सकते हैं इस मिशन को आगे बढ़ाने में। तो थैंक यू सो मच।